विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग इस समय 48वें अध्याय में चल रहे हैं। इसके पार्ट ए कृषि एवं पशुपालन में हम लोग 37 क्वेश्चन देख चुके हैं। इस वीडियो में 38वें क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में फसल, सूची 2 में उत्पादक क्षेत्र। फसल है कहवा, जूट, चावल, गेहूं। उत्पादक क्षेत्र है प्रेयरी मैदान, यांगटीसी मैदान, साओ पालो पठार, गंगा डेल्टा। अब यहाँ देखो, इन्होंने कहा प्रेयरी मैदान, ये गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो डी को मिला दो 1 से। डी का 1 यानी सी डी में से 1 होगा। आगे इन्होंने देखो लास्ट में दिया है गंगा डेल्टा, गंगा यमुना का मैदान नहीं, डेल्टा। डेल्टा कहाँ बनता है? सुंदरबन डेल्टा, बांग्लादेश साइड में। वहां क्या है? जूट की खेती ज्यादा होती है, यानी बी को 4 से मिला दो। बी को 4 और डी को 1 से मिलाया, मुझे सी ऑप्शन सही मिल गया। एक चीज और देख सकते हो, चाइना में जो आंगटीसी मैदान या यांगटीसी जो भी नदी है, चावल की खेती के लिए मशहूर है, यानी सी का दूसरा, ये भी फेमस है। ए का कहवा, साओ पालो पठार, ये भी बहुत पूछा जाता है, साओ पालो पठार, ये भी ध्यान होना चाहिए। डिटेल चेक कर लेते हैं। कहवा, साओ पालो पठार इंपॉर्टेंट है। जूट गंगा डेल्टा, चावल यांगटीसी मैदान, गेहूं प्रेरी मैदान। प्रश्न 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कहवा, चावल, गेहूं, चाय। उत्पादक क्षेत्र बदल गए देखो थोड़े। सी कैंग बेसिन, साओ पालो, कैंडी बेसिन, हांगू बेसिन। तो अभी हमने यांगटीसी पढ़ा, सी कैंग यांगटीसी एक ही जगह है, तो वहां चावल है तो यहाँ भी चावल होगा। बी को 1 से मिला दो। बी का 1 मिलाया, यानी ए और सी नहीं हो सकते, क्योंकि बी और डी में ही दिया है 1। कहवा, साओ पालो पठार पता था। ए का 2, ए को जब 2 से मिलाया तो हमें सही ऑप्शन मिल गया बी। बाकी मैचिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हो। यहाँ देखो डिटेल दिया है, चीन की यांग टीसी क्यांग एवं सी क्यांग नदियों की घाटियों में चावल का उत्पादन तथा हांगहो या हांगवे एवं सहायक नदियों की बेसिनों में शीतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि ब्राजील का साओ पाउलो क्षेत्र कहवा उत्पादन के लिए, श्रीलंका का कैंडी बेसिन चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये श्रीलंका का कैंडी बेसिन चाय उत्पादन, ब्राजील का साओ पाउलो कहवा और यांग टीसी क्यांग और सी क्यांग नदियां चावल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न 40, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, 1 में कोको कहवा चाय गन्ना, इधर आइवरी कोस्ट, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और घाना। यहाँ सही मैपिंग देखो क्या बनता है, कोको घाना में होता है, यानी ए को मैंने 4 से मिला दिया। ए को 4 से मिलाया, मुझे सही ऑप्शन बी मिल गया। बाकी सही मैपिंग नीचे दे रखी है, कोको घाना, कहवा आइवरी कोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाय केन्या, गन्ना दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न 41, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? कॉफी कहाँ था? हवाई आइलैंड, ऑप्शन सी। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। कैलिफोर्निया में भी छोटे पैमाने पर कॉफी का उत्पादन होता है। हवाई में उत्पादित कॉफी कोना कॉफी के नाम से प्रसिद्ध है। ये कोना कॉफी हवाई आइलैंड। प्रश्न 42, कौन सा फल उष्ण कटिबंधीय नहीं है? उष्ण कटिबंध वाला अखरोट, नारियल, सेब, काजू। सेब सुने होंगे, हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमालय के पहाड़ याद आ रहे हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय कहाँ से होगा? यानी सेब उष्ण कटिबंधीय नहीं है, बाकी सारे होंगे। सेब की खेती उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। प्रश्न 43, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? छोटे क्षेत्रों में और मानव श्रम अधिक, तो ये बागवानी कृषि। कौन सी? व्यापारिक वाली, ऑप्शन डी। व्यापारिक बागवानी खेती में अन्न की अपेक्षा अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। चाय, कॉफी आदि की कृषि के लिए निरंतर रख रखाव भी जरूरी है, जिसके लिए इस क्षेत्र में अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है। प्रश्न 44, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रबर, कहवा, जैतून, गन्ना।
इधर मॉरिशस, इटली, कोलंबिया, मलेशिया। सबसे पहले दिया है रबर। रबर कहाँ था? थाईलैंड। तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एक साइड ही तो है। रबर को मिला दो 4 से, यानी ए और डी नहीं हो सकते। नेक्स्ट है कहवा। कहवा कहाँ है? कोलंबिया। बी को मिलाओ 3 से, बी सी में दोनों अभी भी हैं देखो। अब हमारे पास बचा जैतून और गन्ना। मॉरिशस कहाँ है? देखो मॉरिशस याद आ रहा है, भारत के नीचे हिंद महासागर में, अफ्रीका साइड की तरफ हो जाएंगे, इस साइड में ही तो है, अफ्रीका के आसपास मॉरिशस। दक्षिण अफ्रीका में गन्ना हो रहा था, भारत में भी गन्ना होता है, तो मॉरिशस को मिला दो गन्ना से। डी का एक, डी का एक मिलाया, हमें सही ऑप्शन मिल गया बी। बाकी आप अपने हिसाब से मैपिंग बना सकते हो। रबर मलेशिया की, कहवा कोलंबिया की, जैतून इटली की, गन्ना मॉरिशस की प्रमुख फसलें हैं। प्रश्न 45, सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है। एक में दिया है अग्रणी उत्पादक देश चीन, भारत, सऊदी अरब, थाईलैंड। सूची 2 में है प्राकृतिक रबर, दूध, लौह इस्पात और पेट्रोलियम। तो हमारे प्यारे भारत में दूध काफी मात्रा में होता है, मिला दो। बी को 2 से, बी को 2 से मिलाया तो हमें ऑप्शन बी और डी नहीं मिलेंगे, ए सी में से कोई एक मिल सकता है। आगे थाईलैंड दिया है, रबर का बहुत बड़ा उत्पादक है, मिला दो डी को 1 से। जब डी को हमने 1 से मिलाया तो हमें सही ऑप्शन मिला सी। बाकी आप अपने हिसाब से मैचिंग कर लो। सही मैचिंग नीचे दे रखी है। प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक थाईलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछते हैं। दूध का अग्रणी उत्पादक भारत। लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक चीन। पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक सऊदी अरब। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 से 22 के अनुसार वर्ष 2022 में कच्चे पेट्रोलियम के अग्रणी उत्पादक देश इस प्रकार हैं: यूएसए, उसके बाद सऊदी अरब सेकंड नंबर पे, रशिया थर्ड नंबर पे। प्रश्न 46, बागान कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बागान, अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित हैं? नहीं, ऐसा सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। हाँ, ये बात सही है, समुद्र के आसपास झुंडों में होते हैं। अमेजन बेसिन में रबड़ की कृषि के लिए उत्तम भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। हाँ, वर्तमान में दिक्कतें हैं, बिल्कुल सही। यानी हमारे पास सही ऑप्शन 2 मिलते हैं, बी, दूसरा और तीसरा। डिटेल नीचे दे रखा है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं आगे को बढ़ता हूँ। प्रश्न 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफी, रबर, नारियल, मसाले। उपर्युक्त में बागान फसलें कौन सी हैं? चारों बागान फसलें हैं, चारों किसी ऑप्शन ने नहीं है, इसलिए स्टार दिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार बागान फसल के अंतर्गत नारियल, सुपारी, कोकोआ, काजू, ये 4 चीजें हैं। जबकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार बागान फसलों के तहत चाय, कॉफी, रबर और मसालों को रखा जाता है। तो दोनों मंत्रालयों के हिसाब से ये चारों चीजें आ गई। तो ये चारों चीजें जो हैं बागान कृषि के अंतर्गत मानी जाती हैं। जब चारों बागान कृषि के अंतर्गत आएंगे तो कॉफी, रबर, नारियल, मसाले चारों आ गए। प्रश्न 48, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है? एले क्रॉपिंग याद आ रहा है? ऑप्शन डी, एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों और या झाड़ियों की कतारों के बीच स्थान में उगाया जाता है। प्रश्न 49, एक फसली कृषि विशेषता है: व्यापारिक अन्य कृषि की, जलवासी कृषि की, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की, जैविक कृषि की। एक फसली जो है ये व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? चलवासी कृषि या झूमिंग कृषि नहीं है? चेना, झूमिंग, मिल्पा, फेजेंडा। तो चेना, झूमिंग, मिल्पा स्थानांतरित कृषि है, यानी चलवासी कृषि है। लेकिन फेजेंडा क्या है? ये तो ब्राजील में होते हैं, ध्यान आ रहा है कुछ? ये नहीं है। चेना, झूमिंग और मिल्पा संबंध चलवासी कृषि से है, जबकि फेजेंडा का संबंध इससे नहीं है। प्रश्न 51, तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? वह है
तुंगिया कहाँ था? म्यांमार में। ऑप्शन ए। स्थानांतरित कृषि है वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ झूमेंगे। प्रश्न 52। कथन: एक पौधा जिसमें नत्रजन अर्थात नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। कारण है नत्रजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होती है। बिल्कुल सही। कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, यानी ऑप्शन ए। कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 53। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। अगैरिकस, नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ सिर्फ नॉस्टॉक होता है, बाकी नहीं होते हैं, अर्थात ऑप्शन बी। जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवालों का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। नील हरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जीनस, नॉस्टॉक या एनाबीना या टॉलीपोथ्रिक्स या ओलिसिरा से है। यह जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। प्रश्न 54। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एनाविना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? एजोला एनाविना किससे संबंध है? नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल कहाँ होंगे? पानी में। तो पानी वाली फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, सरसों, कपास, धान, अर्थात चावल। ऑप्शन बी। एजोला एनाविना जैव उर्वरक का प्रयोग धान जैसी फसलों के उत्पादन में किया जाता है और धान से ही चावल प्राप्त होता है, तो धान की जगह चावल बोल दिया जाता है। प्रश्न 55। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो जैविक खाद पूछा है ना, एजोला हो जाएगा। बाकी नीम, यूरिया, पोटेशियम ये जैविक खाद नहीं है। नीम के लिए कंफ्यूजन होगा, लेकिन नीम भी जैविक खाद नहीं है, प्राकृतिक तो कह सकते हैं। यूरिया, पोटेशियम ये रासायनिक खाद है। प्रश्न 56। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किसी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो नील हरित शैवाल पानी में, और पानी वाली फसल है धान। ऑप्शन बी। प्रश्न 57। अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा भी कहते हैं इसे, एक प्रकार की घास है। हाँ बिल्कुल सही, घास है ये। अल्फा अल्फा मटर परिवार फवासी का फूल देने वाला एक पौधा है, जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे की फसल के रूप में की जाती है। यह दक्षिण एशिया में लुसर्न घास के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 58। कथन ए किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, गलत। इतना बड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, किसी में भी नहीं है, ऐसा कैसे होगा? चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। हाँ सही कह रहे हैं, उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है, यानी ए गलत, आर सही, अर्थात ऑप्शन डी। डिटेल नीचे दिया है। 20वीं शताब्दी में पूर्वी अफ्रीका के 3 देशों केन्या, तंजानिया और युगांडा चाय के प्रमुख उत्पादक बन गए। अतः यह कहना कि अफ्रीकी देशों में चाय के बागान नहीं है, गलत है। चाय के पौधों के विकास के लिए ढलान युक्त उच्च भूभाग वाला क्षेत्र, जिसमें मिट्टी की गहराई पर्याप्त हो, मिट्टी का पीएच 4.5 से 5.5 के मध्य सर्वाधिक उपयुक्त तथा जैव पदार्थ अर्थात ह्यूमस 20% से अधिक होना चाहिए, अतः कारण आर सही है। अब यहाँ देखो, इनने कहा पीएच 4.5 से 5.5, ये क्वेश्चन अलग से बन जाता है। तो आप हल्का सा ये याद रखो कि चाय की खेती के लिए हल्की अम्लीय भूमि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि पीएच मान 7 न्यूट्रल हुआ, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, और पीएच मान 7 से कम है यानी ये अम्लीय भूमि है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं चाय की खेती के लिए इस प्रकार की भूमि। प्रश्न 59। मोका कॉफी जहां उगाई जाती है वह है इराक, ब्राजील, अर्जेंटीना, यमन। तो मोका कहाँ था? यमन में। मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। मोका नामक बंदरगाह से निर्यात होने के कारण इसका नाम मोका पड़ा। प्रश्न 60। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? थीन, कैफीन, टैनिन, मार्फिन। मार्फिन तो दवाई है, ये चाय में कहां से आई? अर्थात ऑप्शन डी। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ। चाय में थीनाइन, जो ऑप्शन ए में थीन लिखा है, कैफीन,
पॉलीफेनाइल्स, टैनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि पाए जाते हैं। इसमें मॉर्फिन नहीं पाया जाता। मॉर्फिन एक दर्द निवारक दवा है। प्रश्न नंबर 61, कृषि के अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? कृषि अनुसंधान, बिल्कुल सही बात है। उर्वरक नहीं है, सिंचाई नहीं है, पादप संरक्षण है। 1 और 4 ऑप्शन डी। कृषि के अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में अनुसंधान, कीट एवं रोग नियंत्रण अर्थात पादप संरक्षण के संबंध में, सेवा प्रशिक्षण, सहायक सेवा और विस्तार, निरीक्षण सेवा, विपणन एवं उसकी प्रोत्साहन संबंधी सेवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात हमें गलत ढूंढना है। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, बिल्कुल सही। कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बागवानी फसल है, बिल्कुल सही। फजेंडा शब्द आया था, यही है फजेंडा। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है। गन्ना मलेशिया की नहीं, मॉरिशस साइड में है, इंडिया में है, अफ्रीका में है, मलेशिया में नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। घाना में कोको प्रमुख कृषि फसल, कहवा ब्राजील की प्रमुख बागानी फसल, चाय श्रीलंका की प्रमुख फसल, जबकि मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल रबर है। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया इस साइड में रबर होता है। प्रश्न 63, हीरोइन प्राप्त होती है। हीरोइन नशा करने वाली एक्ट्रेस नहीं, हीरोइन की बात हो रही है। ये अफीम के पोस्ता से, ऑप्शन बी। हीरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है और इसको उगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। स्वर्णिम अर्धचंद्र और स्वर्णिम त्रिभुज इसके इलीगल व्यापार के लिए फेमस हैं। प्रश्न 64, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। इराक, ईरान में कौन सा है? ईरान, यानी इराक नहीं है। 3 को हटा दो, बाकी सारे हैं, यानी ऑप्शन डी। स्वर्णिम अर्धचंद्र में एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में अफीम का अवैध तरीके से उत्पादन एवं व्यापार होता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इराक स्वर्णिम अर्धचंद्र का भाग नहीं है। प्रश्न 65, निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? ये अफ्रीका में होता है भोजन के रूप में मुख्यतः। पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, तो मध्य अफ्रीका लगा दो। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन यूएसए में होता है, जबकि ये मध्य अफ्रीकी देशों में मुख्य भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। अब यूएसए में इसका उत्पादन ज्यादा है, तो वहां क्या यूज है? जानवरों को खिलाने के लिए। प्रश्न 66, सैक्रामेंटो सैन जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश वाले फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है। ये कैलिफोर्निया राज्य में है, ऑप्शन ए। सैक्रामेंटो सैन जोक्विन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। ये घाटी विश्व भर में अंगूर एवं नींबू वंशी अर्थात सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 67, कथन ए, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है, बिल्कुल सही बात होती है यहाँ। उसका 85% अंगूर शराब बनाने में काम आता है, ये तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। मैक्सिमम हिस्सा जो वहां है भूमध्य सागर में, वो अंगूर की शराब ही बनाते हैं वहां। इस चीज में समझो, आपने नाम सुना होगा शैंपेन, एक ब्रांड है ना, वो यही अंगूर से बनता है। और कहाँ? भूमध्य सागर के आसपास वाले एरिया में जो अंगूर उगते हैं वहां से। तो इसका ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है ऑप्शन ए। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती का विशिष्ट स्थान है। यहाँ अंगूर की व्यापक पैमाने पर कृषि का कारण है। यहाँ अंगूर उत्पादन का अधिकतर भाग शराब बनाने के प्रयोग में आता है। प्रश्न 68, विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? खट्टे रसीले फल, सिट्रस फ्रूट, ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में। भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। प्रश्न 69,
निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए? उच्च उपज किस्म के बीज, ग्रीन रेवोल्यूशन, ध्यान आ रहा है? अब इनने कहा पहली बार किस देश में? अर्जेंटीना, चाइना, मैक्सिको, भारत। तो ये मैक्सिको में विकसित किए गए थे। नॉर्मन ई बोलाग ने विकसित किए थे और बोलाग यूएसए के रहने वाले थे। मैक्सिकन गेहूं डेवलप किया था इन्होंने। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं एम एस स्वामीनाथन और वर्ल्ड में अर्नेस्ट बोरलॉग। विश्व में प्रथम बार संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए। प्रश्न 70। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था खैर की छाल से। ऑप्शन बी याद रखो, अक्सर पूछा जाता है। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 71। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? ये गोम्बिया की फसल है। ऑप्शन बी। उपरोक्त देशों में से मूंगफली गोम्बिया की प्रमुख फसल है। यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली की हिस्सेदारी अन्य फसलों से अधिक है। एफएओ के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत विकल्पों में घाना प्रमुख मूंगफली 20 प्रमुख उत्पादक देशों में 14वें स्थान पर है। विश्व मूंगफली उत्पादन में चीन प्रथम, भारत द्वितीय, नाइजीरिया तृतीय पर है। अब यहाँ हमारे ऑप्शन में चीन, भारत और नाइजीरिया दिए ही नहीं है, इसलिए गोम्बिया आया। प्रश्न 72। मूंगफली का मूल स्थान है? यह है ब्राजील। ऑप्शन बी। मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पराग्वे की घाटी, माटो ग्रासो तथा ब्राजील और उसके आसपास के क्षेत्रों में माना जाता है। प्रश्न 73। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? ये हिमालय के किनारे, थोड़ा बहुत हमारे भारत में भी है और चाइना में है, तिब्बत में इन एरिया रहा। तो ये कहाँ जाएगा? ऑप्शन सी चाइना। शहतूत विशेष प्रकार का गर्म ऊनी सॉल होता है, जो सॉल महिलाएं उड़ती हैं वो वाला सॉल है ये, जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चिरू के बालों से तैयार किया जाता है। चिरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है, अतः विकल्प सी सही है। और ये हमारे यहाँ मेनली लद्दाख रीजन में भी मिलता है। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि हिमाचल में भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से लद्दाख में है। प्रश्न 74। शहतूत सॉल बनाई जाती है चिरू के बालों से। ऑप्शन सी। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। शहद, रेशम, सेब या लाख। तो ये शहद के उत्पादन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन एवं शहद के उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न 76। विटिकल्चर किसे कहते हैं? वनों का संरक्षण, अंगूर का उत्पादन, कृषि का आदिम प्रकार, गन्ने का उत्पादन। तो ये अंगूर का उत्पादन है विटिकल्चर। और अंगूर का उत्पादन अगर सिर्फ शराब बनाने के लिए किया जाए तो विनिकल्चर। विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं अध्ययन से संबंधित है। यहाँ हॉर्टिकल्चर की एक शाखा का रूप है। प्रश्न 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर अपने आप में बहुत ब्रॉड शब्द है। फलों की खेती पोमोलॉजी सही है, यानी ऑप्शन सी। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो इसकी बृहत श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरिकल्चर है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में ही सही माने जाएं तो विकल्प सी सही सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरिकल्चर होना चाहिए। फसल एक बृहत शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें जैसे कि खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें आदि शामिल होंगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी, अतः इसके लिए इसकी बृहत शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है। प्रश्न 78। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में चाइना पहला है, इंडिया दूसरा है। इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन के वर्ष 2023 के अंतिम एवं वर्ष 22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कच्चे रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। प्रश्न 79। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक, तो वर्ल्ड में चाइना। ऑप्शन बी। प्रश्न 80। कथन ऑस्ट्रेलिया में गो पालन
जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक है। सही बात, मांस उत्पादन ज्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी है। ये बात भी काफी हद तक सही है, यानी ऑप्शन ए। रिटेल नीचे दिया। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में लगभग 29.9 मिलियन मवेशी हैं, जिसमें से लगभग 2.1 मिलियन डेयरी उद्योग के लिए हैं। इस तथ्य से स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए उस अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। साथ ही ये स्पष्ट होता है कि ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी है। अब 29.9 यानी 30 में से 2.1 सिर्फ डेयरी में है। अगर 2.1 की जगह हम 3 भी निकाल दें 30 में से, तब भी तो 27 बचे, तो मांस के लिए ज्यादा है। प्रश्न 81, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत पशुपालन समष्टि है? बृहत पशुधन समष्टि, तो ये तो हमारे प्यारे भारत में है, ऑप्शन सी। डिटेल नीचे दिया है, देखो, आप पॉज करके पढ़ लो। प्रश्न 82, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू होता है मुर्गियों में, और बीफ, बीफ हुआ, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो बीफ कहते हैं कैटल के मांस को। अब इसमें गाय भैंस भैंसा कैसा क्या है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। फिलहाल बर्ड फ्लू जो है ये मुर्गियों में होता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। मैड काऊ, सुअर पालन में प्रयुक्त विधियां, सुअर की बात ही नहीं हो रही। कुक्कुट पालन, सुअर कुक्कुट की बात ही नहीं हो रही, यानी ऑप्शन बी बचता है, मैड काऊ। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को मैड काऊ रोग ने नष्ट किया। ब्रिटेन में ये रोग 1980 के दशक में सामने आया, जिसने डेयरी एवं बीफ उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया। अब आप खुद देख लो, डेयरी एवं बीफ उद्योग, और आप खुद आइडिया लगा लो बीफ क्या चीज है। प्रश्न 83, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो दूध हमारे प्यारे भारत में सबसे ज्यादा, ऑप्शन बी। डिटेल नीचे दिया है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडीबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में 239.30 मिलियन टन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष उत्पादक देश था। यहाँ प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन है, यानी लगभग आधा लीटर पर व्यक्ति प्रतिदिन। प्रश्न 84, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक भारत में है। प्रश्न 85, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध तत्व का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? अब यहाँ देखो, इन्होंने कहा प्रति गाय, यानी दूध की उत्पादकता जो है, एक गाय से सर्वाधिक दूध कहाँ मिलता है, तो ये हमारे भारत में नहीं होगा। हमारे भारत में तो ओवरऑल दूध ज्यादा है, ये होता है डेनमार्क में, यानी डेनमार्क में गाय ज्यादा दूध देती है। डिटेल नीचे दे रखा है, आप पॉज करके पढ़ लो। प्रश्न 86, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही, आरोही माने चढ़ना, अवरोही माने उतरना, अर्थात उतरता हुआ क्रम। उतरता हुआ क्रम मतलब सबसे ज्यादा दूध सबसे पहले, तो सबसे ज्यादा हमारे प्यारे भारत में होता है। अब नंबर अगर हम देखें तो इंडिया और यूएसए फर्स्ट सेकंड नंबर, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न 2011 का है, स्टार दिया है, डिटेल देखते हैं। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में विश्व में दुग्ध उत्पादन का सही क्रम था भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस। वर्ष 2022 एफएओ स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2024 में विश्व में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष 6 उत्पादक देश हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पे आ गया पाकिस्तान, चौथे पे चाइना, पांचवे पे ब्राजील और रसिया गया छठे पे। यह है इनका नया क्रम। प्रश्न 87, निम्नलिखित देशों में से कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है? मक्का उत्पादन में दूसरा स्थान, अमेरिका तो पहले नंबर पे था, अमेरिका इस ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरे नंबर पे चाइना। नेक्स्ट प्रश्न 88, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, चीनी का कटोरा जहां भी दिखाई दे आंख मूंद के मारो क्यूबा। विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुख्य उत्पाद गन्ना है, जिसका प्रयोग चीनी के निर्माण में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 89, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? देखो आ गया प्रश्न, विशाल कहवा बागान कहाँ के? ब्राजील के। फेजेंडा, फजेंडा या फेजेंडा एक ही चीज हुई। ब्राजील में फजेंडा एक प्रकार का बागान है जहां कहवा का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील में कहवा का उत्पादन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है
औपनिवेशिक काल अर्थात 16 से 19वीं शताब्दी में ब्राजील के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के फजंडा में चीनी शोधन और कचाका आश्वन के लिए गन्ना का उत्पादन होता था। प्रश्न 90। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश और सूची 2 में प्रमुख प्राथमिक निर्यात। देश है चाड, नाइजर, रवांडा और बेनिन। इधर है कपास, यूरेनियम, पेट्रोलियम, कहवा या कॉफी। यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं इसमें देखो, नाइजर जो है ये यूरेनियम के निर्यात के लिए जाना जाता है। बी को 2 से मिला दो। बी को 2 से मिलाया, ऑप्शन सी मुझे सही मिल गया। आप अपने हिसाब से सही मैचिंग बना सकते हो। डिटेल यहाँ देखो, चाड पेट्रोलियम, नाइजर यूरेनियम, रवांडा कहवा या कॉफी और बेनिन कपास के लिए। प्रश्न 91। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक? चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है हमारा प्यारा भारत। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के वर्ष 2013 से 23 तक के आंकड़ों के अनुसार मात्रा एवं मूल्य की दृष्टि से विश्व में चावल का सर्वाधिक निर्यातक देश भारत है। FAO के वर्ष 2014 के निर्यात संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 92। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? केसर, सैफरॉन हमारे यहाँ कश्मीर में होता है। अब इनने कहा विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में होता है, तो ये ईरान में बहुत होता है। ऑप्शन डी। FAO के आंकड़ों के अनुसार ईरान विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। भारत में मुख्यतः केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। करेवाज भी याद रखना, केसर से रिलेटेड। करेवाज में भूमि है जहाँ केसर की खेती होती है। अक्सर प्रश्न आते हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न 93। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान करना है। सूची 1 में हमें दिए हैं आर्थिक क्रिया और कृषि प्रदेश, बी में दिए हैं देश। तो वाणिज्यिक दूध उत्पादन, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, वाणिज्यिक बागाती कृषि, वाणिज्यिक फल उत्पादन, यानी वाणिज्य से रिलेटेड है। अर्जेंटीना, फ्रांस, डेनमार्क, मलेशिया। तो दुग्ध हमारा कहाँ पर होता है ये ध्यान रखो। दूध जहां भी दिखाई दे इन के हिसाब से लगा दो डेनमार्क। 1 का 3, ऑप्शन ए मिल गया मुझे। सही मैपिंग। वाणिज्यिक दूध उत्पादन डेनमार्क, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना, डेयरी वगैरह ध्यान आ रहे हैं, गेहूं का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। वाणिज्यिक बागाती कृषि मलेशिया, रबर की खेती। वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 94, ट्रक फार्मिंग। ट्रक कृषि लिखा है देखो, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग ये है कि शहरों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होने के कारण वहाँ सब्जी और फल की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, सब्जी ऐसी चीज है जिसको ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, ताजा चाहिए। तो शहर के आसपास जो एरिया होता है चारों ओर, वहां पर अधिकतर सब्जियों की खेती की जाती है। मैक्सिमम इतनी दूरी तक कि शाम को सब्जी का कटान किया, ट्रक में लादा और सुबह शहर में लाके डंप कर दिया। इस तरह की जो फार्मिंग है उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। तो ट्रक फार्मिंग समझ गए होंगे, ऑप्शन ए साग सब्जी से। ट्रक कृषि का संबंध साग सब्जी एवं फलों के उत्पादन से है। जिन प्रदेशों में कृषक सब्जियां एवं फलों का उत्पादन करते हैं वहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। प्रश्न 95। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? देखो गलत पूछा है। तो लातविया नहीं है, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट है। FAO के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कोको के 3 सबसे बड़े उत्पादक देशों में शीर्ष पर कोटे डी आइवरी या आइवरी कोस्ट, घाना एवं इंडोनेशिया है। इस संदर्भ में कैमरून का 6वां स्थान है। FAO द्वारा लातविया सहित यूरोप के उत्पादन के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। यह मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपजाई जाती है, अतः लातविया कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। प्रश्न 96। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विकसित हैं? तो आइवरी कोस्ट याद आ रहा है, यहाँ लिखा है कोटे डी आइवर और घाना, ऑप्शन सी। डिटेल नीचे दिया है देखो, पढ़ लो पॉज करके। प्रश्न 97। विश्व के कुछ देशों के कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यूएस से चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। बिल्कुल सही बात, भारत के पास कृषि भूमि ज्यादा है क्योंकि इनके यहाँ उबड़ खाबड़ पहाड़, ठंडी भूमि, बर्फ वगैरह ये चीजें ज्यादा है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। बिल्कुल सही। यहाँ कहते हैं ना, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर पानी। बहुत विविधता है हमारे यहाँ, साल भर कोई ना कोई फसल चलती रहती है, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। डिटेल यहाँ दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। अब यहाँ देखो, कृषि योग्य क्षेत्र की बात की इन्होंने। प्रश्न सेकंड पॉइंट है, चीन की तुलना में भारत में संचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। यहाँ सिंचित क्षेत्र के अनुपात की बात कही। चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो उत्पादकता तो बिल्कुल नहीं है, ये कट कर दो। यानी ऑप्शन में दिया है केवल एक सही है, दो सही है या तीनों सही है। तीसरा सही नहीं है, यानी दो सही है, ऑप्शन बी। डिटेल लंबा चौड़ा दिया है, पॉज करके पढ़ लो। नेक्स्ट प्रश्न 99 है, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन तथा दो अभिधारणाएं एक और दो दी गई हैं, निम्न में से सही विकल्प को चुनना। कथन है, मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के क्रम में यह आवश्यक है कि प्रत्येक दूसरी ऋतु में अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा बनी रहे, इसलिए इन्होंने कहा कि प्रत्येक दूसरी ऋतु में, जैसे ऋतु बदली फसल बदल दो। अभिधारणा है, एक फसल उसी खेत में कभी भी दूसरी बार नहीं। ये तो गलत बोल रहे हैं। यदि लगातार ऋतु में अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है तो मिट्टी में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त पोषक तत्वों जैसे खाद को मिलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बिल्कुल बोल दिया ना, ये तो गलत है। थोड़े मोड़े तो चाहिए, कम खाद की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल नहीं भरेगी ऐसा तो नहीं हो सकता। गलत, यानी दोनों अभिधारणाएं गलत है। डिटेल नीचे दिया है देखो। उपयुक्त कथन में फसलों के आवधिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति अर्थात पोषक तत्व को बनाए रखने के लिए फसल के विविधीकरण अर्थात फसल चक्र करने को महत्व प्रदान करता है। एक फसल उसी खेत पर कुछ वर्षों या एक वर्ष के अंतराल पर दूसरी बार उगाई जा सकती है, अतः अभिधारणा एक कथन में अंतर्निहित नहीं है। लगातार ऋतु में अलग प्रकार की फसल उगाने पर भी मिट्टी में अतिरिक्त पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु उर्वरक या खाद को मिलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। देखो यहाँ भी इनने कहा सकती है, पड़ती है कंफर्म नहीं बोला है, कुछ ना कुछ हद तक खाद चाहिए, अतः अभिधारणा सेकंड भी कथन में अंतर्निहित नहीं है। प्रश्न 100, कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? कैलिफोर्निया, मध्य चिली, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग। तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं पूछा है ना, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बाकी तीनों। डिटेल नीचे दे रखा है, आप पॉज करके पढ़ लो। नेक्स्ट प्रश्न 101, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? अनाज उपज, काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। सही बात। किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन नहीं, कुल उत्पादन नहीं है, यानी केवल एक सही है, ऑप्शन सी। डिटेल ये दिया है, अनाज उपज काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे सामान्यतः प्रति हेक्टेयर काटी गई भूमि पर किलोग्राम में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। मापे जाने वाले अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, जौ, जई, राई, मिलेट, सोरगम, बकव्हीट और मिश्रित अनाज शामिल हैं, अतः केवल कथन एक सही है। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन यहाँ संपन्न होता है।